स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर के बाद जो आएगा वो सीसेट ही होगा, सीसेट ही होगा। धन्यवाद। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। जनरल साइंस को आप देख सकते हैं, वहां पर भी नोटिफिकेशन नहीं आया करता है, तो एक बार फिर रिफ्रेश करके देख लीजिएगा अगर नोटिफिकेशन नहीं आता। आइए शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने इतिहास कंप्लीट कर दिया था, इतिहास हमने पूरा कर लिया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं संस्थानों की। जो संस्थान इसरो से जुड़े हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से जो भी संस्थान जुड़े हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि भारत में कौन कौन से संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। हर संस्थान के बारे में हम कुछ ऐसे समझाएंगे। सबसे पहले संस्थान का नाम हम देखेंगे, संस्थान का नाम, फिर वह है कहां पर, जगह देखेंगे, हम जगह देखेंगे, और फिर हम देखेंगे उसका कार्य क्या है, कि वो किस काम के लिए जिम्मेदार है, वो किस काम को करता है। तो अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशन का नाम देखेंगे, प्लेस देखेंगे और वर्क देखेंगे। 3 पार्ट्स में हम किसी भी संस्थान को समझेंगे, और इस संस्थानों के खत्म होने के बाद आज हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी पर मिलने वाली कक्षाएं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब आप समझते चलिएगा ज्यादा ज्यादा, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहला है इसरो, सबसे पहला संस्थान है इसरो। इसरो की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में, मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में। और ये सभी संस्थानों की नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी का मतलब आज ये सभी संस्थानों को काम सौंपती है और सभी संस्थानों के मध्य कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। सभी संस्थानों की एपेक्स बॉडी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से जितनी भी संस्थान जुड़ी हैं, सभी को दिशा निर्देश देने में काम करती है इसरो। तो इसरो आज वर्तमान में सभी संस्थानों की एपेक्स बॉडी बन गई जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी है, और यह सभी संस्थानों के मध्य कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो पहली संस्था है इसरो, हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। फिर दूसरी है इसाक। इसाक का नाम होता है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एप्लीकेशन सेंटर, और यह भी उपस्थित है बेंगलुरु में, यह भी उपस्थित है बेंगलुरु में। इसे हम इसाक कहते हैं, इसाक, इसे हम इसरो कहेंगे, इसे कहेंगे इसाक। और इसका कार्य है उपग्रहों का निर्माण, कृत्रिम उपग्रह का निर्माण। जिन उपग्रहों को हम भेजते हैं उनका निर्माण किस जगह होता है भारत में? तो भारत में 2 जगह है जहां पर उपग्रह बनाए जाते हैं। एक बेंगलुरु है, बेंगलुरु में जिस संस्थान में उपग्रह बनाते हैं वैज्ञानिक, उसका नाम है इसाक, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यह बेंगलुरु का है। वैसे एक और है साक। साक का मतलब होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यह है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और इसका कार्य भी है, इसका कार्य भी है उपग्रहों का निर्माण, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण। तो पृथ्वी पर जो कृत्रिम उपग्रह भारत के द्वारा भेजे जाते हैं वो इन 2 जगह बनते हैं, अहमदाबाद में और बेंगलुरु में। इनका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जो इसरो के ही कैंपस में बना है वो इसाक है, और जो अहमदाबाद में है वो साक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर अगला संस्थान है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम, केरल में त्रिवेंद्रम भी पुराने जमाने में हम इसे कहते थे, इसका जो काम है वो है प्रक्षेपण यान का निर्माण करना। प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान मतलब एक प्रकार का रॉकेट है, एक प्रकार का रॉकेट कल्पना करिएगा जिसमें हम उपग्रह यहां पर रखते हैं और यहां पर ईंधन भरा होता है और यही रॉकेट उस उपग्रह को लेकर जाता है। तो ये जो प्रक्षेपण यान बनाया जाता है, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जाता है, ये जो रॉकेट बनाया जाता है,
वो जो उपग्रहों को ले जाता है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में बनता है। तो प्रक्षेपण यानों के निर्माण की जिम्मेदारी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को दी गई है। और यह सेंटर का जो मुख्य कार्य है वो प्रक्षेपण यान, जो पीएसएलवी, जीएसएलवी हमने जो चर्चाएं की थी उसके बारे में है ये बातें। फिर अगला सेंटर है एमसीएफ, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मतलब होता है कि जितने भी उपग्रह हम भेजते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना, उनके डायरेक्शन को या उनकी कक्षाओं को या उनके बाकी सारे कैरेक्टर को बदलना, किसी चीज को ऑन करना, ऑफ करना। तो कंट्रोल जो पूर्ण रूप से है जिसे कहेंगे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इसके दो सेंटर हैं हमारे पास। एक तो है भोपाल, एक सेंटर है भोपाल मध्य प्रदेश में, और दूसरा है हासन कर्नाटक में। तो अगर एक सिंपल सी बात कहें, कर्नाटक में इसका जो कार्य है सभी उपग्रहों को नियंत्रित करना, सभी उपग्रह को नियंत्रित करना, स्पेशली दूर संचार के उपग्रह, या हम कह सकते हैं कि दूर संवेदी उपग्रह। अभी हम देखेंगे सारे उपग्रह क्या होते हैं। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी वो केंद्र है जो उपग्रहों को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ने से पहले डाउट देख लेते हैं। ये हमारा कोई गरीब आदमी आशीष इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक बार गूगल कर लो मेरे लाल, अगर मेरा शब्द समझ में ना आया हो। 1 साल में कोर्स पूरा हो जाएगा तो 2 साल में फिर वही चीज पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल इलियास, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में 1 साल में कोर्स तब पूरा होगा जब आप 4-4 घंटे की लाइव क्लास लेंगे। अगर आप 2 घंटे की लाइव क्लास ले रहे हैं तो फिर शायद आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूरी है। हिंदी में करवाएंगे, बिल्कुल जनरल साइंस हिंदी में होगा, पर अभी हिंदी में अगले महीने यहां पर आएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इसरो का नाम, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। और हिस्ट्री की क्लास भी बहुत जल्दी आएगी, प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल उस पर हमारे वीडियो लगातार राहुल आपको मिलते जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ये उपग्रहों को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। फिर एक और इसमें आप सेंटर जोड़ सकते हैं, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के साथ साथ एक और सेंटर आप जोड़ सकते हैं, एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। जो भी उपग्रह दूर संवेदी उपग्रह होते हैं जो लगातार फोटोग्राफ खींच रहे हैं पृथ्वी का, तो उन फोटोग्राफ को कलेक्ट करने का काम होता है हैदराबाद के इस सेंटर का, जिसे हम एनआरएससी कहेंगे, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हम कहेंगे कि वो सेंटर ऐसा सेंटर है जो दूर संवेदी उपग्रहों से डाटा को कलेक्ट करता है। पर ये एक्चुअल में अकेला डाटा कलेक्ट नहीं करता, इसकी मदद करने के लिए 6 रीजनल सेंटर हैं, 6 क्षेत्रीय सेंटर भी है, 6 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। और ये क्षेत्रीय केंद्र डाटा को कलेक्ट करके एनआरएससी को पहुंचाती हैं। तो एनआरएससी के पास पूरे भारत के ही नहीं, उस उपग्रह के द्वारा जितने भी फोटोग्राफ खींचे गए होंगे सबका डाटा होता है। तो एनआरएससी हैदराबाद का जो सेंटर है वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दूर संवेदी उपग्रह जो पृथ्वी पर कहां पर मैदान है, कहां जंगल है, कहां पेट्रोल है, कहां पर खनिज संसाधन है, उसके बारे में जो जानकारी जुटाने वाले उपग्रह होते हैं उनके डाटा को कलेक्ट करता है। पर इसकी मदद के लिए 6 सेंटर हैं। वो कैसे हैं? एक नॉर्दर्न है, एक सदर्न है, एक हम कह सकते वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है, एक सेंटर है, और एक सेंट्रल मतलब केंद्रीय है, और एक नॉर्थ ईस्ट वाला है। तो एक नॉर्थ ईस्ट वाला है। इसकी मदद के लिए 6 रीजनल सेंटर हैं। जो वेस्टर्न रीजनल सेंटर हैं वो जोधपुर में है, जोधपुर वेस्टर्न रीजन में आता है। जो सदर्न सेंटर हैं वो बेंगलुरु में है। जो ईस्टर्न वाला है वो खड़गपुर में है। जो नॉर्दर्न वाला है वो देहरादून में है। जो सेंट्रल वाला है वो नागपुर में है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो शिलोंग में है। इसे ऐसे याद रखिएगा आप लोग। मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है।
तो नॉर्दर्न का जो सेंटर है वो देहरादून में है, जो वेस्टर्न वाला है वो जोधपुर में है, ये बेंगलुरु में है, और हम ये कह सकते हैं कि ये खड़गपुर में है, ये नागपुर में है, और ये शिलोंग में है। तो अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं तो भारत के 6 रीजनल सेंटर हैं जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की मदद करते हैं फोटोग्राफ और डाटा को कलेक्ट करने में। उनके नाम कैसे रखे जाएंगे? वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग जोन या वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो हम कहेंगे कि वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, फिर सदर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो सदर्न रिमोट सेंसिंग सेंटर, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, फिर हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, और हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर। तो ये रीजनल है जो अलग अलग हिस्से के फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करते हैं और हैदराबाद जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैं उसको पहुंचाते हैं, और फिर वो फाइनली एनालाइज करके जो भी डाटा जिस एजेंसी को देना है उस एजेंसी को सौंपता है। तो अगर हम रिपीट करें तो इसरो नोडल एजेंसी बन गई, इसाक उपग्रह बनाने वाली एजेंसी बन गई, साक अहमदाबाद वाली उपग्रह बनाने वाली एजेंसी बन गई। फिर हम अगर बात करें तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो प्रक्षेपण यान बनाता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो उपग्रहों को कंट्रोल करता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर जो है वो हैदराबाद का डाटा कलेक्ट करता है, उसकी मदद के लिए 6 रीजनल सेंटर हैं जो अलग अलग हिस्से से डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर हम इसमें अगर चर्चा करें तो एक और स्पेस सेंटर आप समझ सकते हैं, इसमें एक और स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इनका काम है प्रक्षेपण करना, लॉन्चिंग पैड है यहां पर, यहीं से लॉन्च किए जाते हैं उपग्रहों को, यहीं से उपग्रहों को प्रक्षेपण यान में बिठाकर इस जगह से भेजे जाते हैं। तो श्रीहरिकोटा में ये जो प्रक्षेपण केंद्र हैं जहां से उपग्रह भेजे जाते हैं उस जगह का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर का काम है उपग्रहों को प्रक्षेपित करना, सतीश धवन स्पेस सेंटर का काम है उपग्रहों को लॉन्च करना। तो उपग्रहों को लॉन्च करने वाला सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा में है, और ये एक तरीके से लॉन्चिंग पैड है, स्टेशन है जहां से उपग्रह भेजे जाएंगे। फिर एक होता है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली में है या दिल्ली में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो भी डाटा हमारे पास आया है जिसमें मौसम संबंधी जानकारियां हैं, उस मौसम संबंधी जानकारियों के बारे में हम जो प्रेडिक्शन करते हैं कि चक्रवात आएगा, मानसून आने वाला है, तो इस डाटा को ये पब्लिश करता है। इसकी मदद करता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और इसकी मदद से फिर आईएमडी अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से उस डाटा का एनालाइज करके रिजल्ट प्रकाशित करता है कि कहां पर वर्षा होगी, कहां धूप रहेगी, कहां चक्रवात आ सकता है। वो सारी घटनाएं जो भारत से जुड़ी हैं मानसून की, वो ये प्रकाशित करेगा। फिर एक नई एजेंसी है अंतरिक्ष। एक्चुअल में इसको केवल अंतरिक्ष पढ़ेंगे आप, हिंदी वाले लोग भी और अंग्रेजी वाले भी। स्पेस नहीं कहते उसको, अंग्रेजी में अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ये बेंगलुरु में है, और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु की ये संस्था का काम है कि किसी और देश के साथ बातचीत करते हुए जो भी डील साइन होती है कि अगर उस देश के हमने उपग्रह प्रक्षेपित करके दिए तो वो देश हमें इतना पैसा देगा। तो ये हमारी व्यावसायिक इकाई है, इसरो की कमर्शियल यूनिट है। यहां के लोग डील करेंगे
यहां के लोग किसी और देश का फोटोग्राफ मान लो हमारे उपग्रह ने खींचा और उसके अंदर बहुत सारी जानकारी है उस देश के संसाधनों की, उस फोटोग्राफ को बेचा जाता है। उस फोटोग्राफ को बेचने के लिए भुवन नाम से वेबसाइट बनाया है जिस पर फोटोग्राफ सेल किए जाते हैं। तो अंतरिक्ष हमारी कॉरपोरेट इकाई है, इसरो की व्यवसायिक इकाई है जो डील करती है। और इस साल एक नई संस्था बनाई गई है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये जो नई संस्था है ये बेंगलुरु में ही बनाई गई है, ये बेंगलुरु में ही बनाई गई है। मानव को हम गगनयान अभियान के तहत भेजने वाले हैं, इस कारण से इस सेंटर की स्थापना हुई है। इसे याद रखिएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये बेंगलुरु में अभी हाल फिलहाल में बनाई गई संस्था है जो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो गगनयान कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ने से पहले डाउट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं स्टेट पीसीएस के लिए यूजफुल, बिल्कुल स्टेट पीसीएस के लिए 100% यूजफुल है ये एनटीपीसी पार। अगर हम बात करें, अब इकोनॉमी की क्लास नहीं चलेगी शशिकांत, इकोनॉमी की क्लास हम जनवरी में लेंगे। जनवरी में इकोनॉमिक्स की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर हैं भारत में उपग्रह भेजे जाते हैं। भारत क्या भारत में केवल एक ही जगह से उपग्रह भेजे जाते हैं? बिल्कुल यह बात सही है कि भारत के जितने उपग्रह हैं वो उसी जगह से भेजे जाते हैं, उसी जगह से भेजे जाते हैं, बिल्कुल। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे अगला जो हमने सिलेबस में लिखवाया था, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं। लेकिन उसके पहले मैं आपकी फिर मदद कर दूं, विभिन्न सेंटरों को एक नजर देख लेते हैं। इसरो बेंगलुरु में है, सभी संस्थानों की नोडल एजेंसी है। इसाक इसरो की ही संस्था है, उसी के कैंपस में है। कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना साक अहमदाबाद में है, उपग्रहों का निर्माण करना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, प्रक्षेपण यान का निर्माण करना। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी 2 जगह भोपाल और हासन में, सभी उपग्रहों को नियंत्रित करता है और दूरसंचार दूरसंवेदी उपग्रहों को कंट्रोल करता है। एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। इसका काम होता है कि किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी मदद के लिए 6 रीजनल सेंटर हैं। वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर में, सदर्न वाला बेंगलुरु में, ईस्टर्न वाला खड़गपुर में, नॉर्दर्न वाला देहरादून में, सेंट्रल वाला नागपुर में और नॉर्थ ईस्ट वाला शिलोंग में। फिर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, यहां से उपग्रहों को प्रक्षेपित करते केवल इसी जगह से भारत में। बाकी फ्रेंच गुआना जब हम मदद लेते तो बात अलग है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, इसका काम है जो भी मौसम संबंधी जानकारी है उसको प्रकाशित करना। अंतरिक्ष हमारी व्यवसायिक इकाई है जो किसी और दूसरे देश के उपग्रहों को अगर प्रक्षेपित करेगा तो डील करेगी। और इस साल जो नई बनाई गई है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC, अगर हम बात करें तो ये वो सेंटर हैं जो हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। बिल्कुल हम चंद्रयान को भी अलग से कवर कराएंगे, अब हम बात कर रहे हैं इसी में कक्षाओं की। सबसे पहले तो ये शब्द समझते हैं कक्षा। ये कक्षा क्या होता है, ये शब्द समझते हैं कि ये ऑर्बिट क्या होता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो भी खगोलीय पिंड या किसी भी खगोलीय पिंड के चारों तरफ कोई अन्य खगोलीय पिंड जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे कक्षा कहते हैं। तो कक्षा का मतलब यह हुआ कि कृत्रिम उपग्रह या कोई भी खगोलीय पिंड किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर जिस पथ का अनुसरण करता है उसे कहा जाता है कक्षा, उसे कहा जाता है ऑर्बिट। अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं तो ऑर्बिट का सिंपल सा मतलब है जिस रास्ते से हमारे उपग्रह होकर गुजरते हैं, जिस रास्ते से हमारे उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम इसे कहते हैं कक्षा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षाओं का वर्गीकरण। कक्षाओं का जो वर्गीकरण है, कक्षाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। कक्षाओं का जो क्लासिफिकेशन है
वो कई आधार पर किया जाता है। कक्षाओं का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जाता है। सबसे पहला वर्गीकरण का जो हम आधार देख रहे हैं कक्षा का, वो है पृथ्वी से दूरी। पृथ्वी से दूरी के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर कक्षाएं 3 प्रकार की होती है। कक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी से दूरी के आधार पर कक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी से दूरी के आधार पर कक्षाएं 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप के ऑर्बिट होते हैं। इस पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर, कह दीजिए सतह से कितनी दूरी है उसके आधार पर, उनका जो नाम रखा जाता है लियो, मियो और जियो। आइए देखते हैं कि वो कक्षाएं कैसी हैं, किन आधारों पर इनका नामकरण है, क्या उनमें विशेषताएं होगी, सारी चर्चाएं करते हैं। लेकिन उसके पहले लाल लालियों के डाउट देख लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हिटलर। सैटेलाइट ऊपर कैसे रुकते हैं उस पर बात करेंगे शर्मा, अभी हम चर्चा करेंगे उसी पर हम बात करेंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिट पर भी आ रहे हैं। न्यूज़पेपर का टाइम टेबल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी वायरल वीडियोस में। क्या कारण है कि अपने यहां से उपग्रह भेजना सस्ता क्यों होता है अदर कंट्री की रिस्पेक्ट में? क्योंकि हमारे यहां पर जो खर्चा है मानव संसाधन से लेकर सारी चीजों का कम होता है। धन्यवाद। आइए अब हम समझ रहे हैं सारी बातों को, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सारी बातों को समझते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले लियो। लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, इसे कहते हैं पृथ्वी की निम्न कक्षा। पृथ्वी की निम्न कक्षा पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई का जो बेल्ट होगा, इसमें जब कोई उपग्रह भेजा जाएगा तो हम कहेंगे कि वो निम्न कक्षा में भेजा गया। जैसे हमारा गगनयान, हम 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो लगभग अगर एक लाइन में कहे तो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के सभी उपग्रहों को हम सामान्यतः निम्न कक्षा या निम्न कक्षा के उपग्रह कहेंगे। तो निम्न कक्षा का मतलब होगा 400 से 2000, या इतना ना याद रखना हो, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के उपग्रहीय पथ को निम्न पृथ्वी की कक्षा कहेंगे या पृथ्वी की निम्न कक्षा कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें 2 काम करने हैं। या तो तुम्हें कम्युनिकेशन करना है। देखो, जब उपग्रह ज्यादा दूरी पर होते हैं, जैसे मान लो कि ये 3 उपग्रह मैंने बनाए हैं, तो इसके जो सिग्नल है वो यहां तक पहुंचेंगे। इसके जो सिग्नल है वो यहां तक पहुंचेंगे और इसके जो सिग्नल है वो यहां तक पहुंचेंगे। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उस उपग्रह के द्वारा सिग्नल की जो रेंज है, सिग्नल की जो क्षेत्रफल है, वो ज्यादा होगा। तो आप दिमाग लगाइए, दूर संचार करना है, आपको टेलीविजन चलाना है, आपको सैटेलाइट मोबाइल चलाने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उपग्रह को अगर नजदीक रखेंगे तो वो बहुत ही कम दूरी तक सिग्नल भेज पाएगा। आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा दूरी तक सिग्नल जाए तो आप ऊपरी कक्षा, बहुत ऊंचाई की कक्षा में इसे भेजेंगे। पर आपको फोटोग्राफ खींचना है, तो फोटोग्राफ अच्छा कब आएगा? जब आप नजदीक से फोटोग्राफ खींचेंगे कि दूर से? नजदीक से। इसका मतलब यह होगा, जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, दूर संवेदी उपग्रह जिनका काम फोटोग्राफ खींचना है, संसाधनों का आकलन करना है, वो इस कक्षा में होंगे। इनकी ऊंचाई कम होती है क्योंकि इनके जो कैमरे हैं वो बेहतर काम कर सके,
क्या समझना है इसके बारे में? निम्न पृथ्वी की कक्षा उसे कहेंगे जहां पर उपग्रह ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। 2000 किलोमीटर फिर भी बहुत हुआ ना, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं वह मुख्य रूप से दूर संवेदी उपग्रह होते हैं। दूर संवेदी ऐसे उपग्रह होते हैं जो दूर से ही पृथ्वी पर संसाधनों का आकलन करेंगे। मैदान कहां है, जंगल कहां पर है, कहां पहाड़ है, कहां पर्वत है, कहां संसाधन है, कहां पानी है, कहां सूखा है, कहां रेगिस्तान है, कहां काली मिट्टी है, कहां लाल मिट्टी है, कहां परमाणु संसाधन है, कहां पेट्रोल है, कहां कोयला है, ये सब बताने वाले उपग्रह दूर संवेदी उपग्रह होंगे। और ऐसे उपग्रहों को फोटोग्राफ खींचना है, ऐसे उपग्रहों को हम निम्न पृथ्वी की कक्षा में भेजते हैं। और इन उपग्रहों का जो एक पथ होता है, इन उपग्रहों का जनरली जो पथ होता है वह ध्रुवीय प्रकार का होता है। ध्रुवीय प्रकार का मतलब यह इस प्रकार से घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। हम कहेंगे कि ये पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऐसे घूमेंगे, ये पृथ्वी है तो ध्रुवीय प्रकार से ऐसे उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर घूमते हैं। इस कक्षा के जो उपग्रह होते हैं वो इस प्रकार से घूमते हैं ताकि हम भारत का अधिकतर हिस्सा कवर कर सके, भारत का अधिकतर हिस्सा कवर कर सके। इनका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल मतलब एक राउंड पूरा करने का जो समय होता है वो 90 मिनट से लेकर 180 मिनट तक होता है। 90 मिनट से लेकर 180 मिनट का मतलब 1.5 घंटे से 3 घंटे के बीच का, 1.5 घंटे से 3 घंटे के बीच का इनका टाइम पीरियड होता है। याद करिए एक मूवी आई थी पोखरन वाली, उस मूवी में आप बताया जाता था कि 1.5 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद फिर से वो अमेरिका का उपग्रह वहां पर आएगा। इसका मतलब वो जो बताना चाह रहा है वो दूर संवेदी उपग्रह के बारे में चर्चा कर रहा था। तो दूर संवेदी उपग्रह के बारे में क्या क्या याद रखना है, रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला लियो, लियो के बारे में याद रखना है 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर आपको याद रखना है इसमें एक प्रकार से ध्रुवीय कक्षा है, ध्रुवीय कक्षा है क्योंकि उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर ऐसे मुंह करेगा उपग्रह, ऐसे घूमेगा। आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है 90 से लेकर 180 मिनट। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण है दूर संवेदी, दूर संवेदी उपग्रहों को इसमें रखा जाता है, दूर संवेदी उपग्रहों को इसमें रखा जाता है। और सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा, हमेशा ही यहां पर जो उपग्रह होंगे उनका काम होगा संसाधनों का आकलन करना, संसाधन का आकलन करना जो मुख्य काम होगा। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं लियो की कक्षा में, लियो की कक्षा में इतनी बातें याद रखनी है। आइए एक बार डाउट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम एरिया तब कवर होगा जब हाइट ज्यादा होगी, तो हमें दूर संचार के लिए ज्यादा हाइट चाहिए, लेकिन हमें कैमरे के लिए हम कह सकते हैं कि यही होगा। 400 किलोमीटर से कम डिस्टेंस हो तो क्या वह लियो नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल अभिमन्यु, लियो कहा जा सकता है, लेकिन 400 किलोमीटर से नीचे अगर आप करोगे तो फिर वहां पर अपघात होने की संभावना होगी। कोई भी प्लेन, फाइटर प्लेन जो उड़ते हैं, हो सकता है कभी उनसे टकरा जाए। तो 400 किलोमीटर से ऊंचा इसलिए रखते हैं ताकि हमारे जितने भी एयर ट्रैफिक है उसमें कभी कोई दिक्कत ना आए। इसी कारण से साथ ही साथ वायु का जो घर्षण होता है वो 400 किलोमीटर के बाद बहुत कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस कारण से भी हम इतनी ऊंचाई को रखना पसंद करते हैं। उसके बाद है लियो में उपग्रह पोलर ही क्यों होता है? क्योंकि उसका रीजन है पृथ्वी पर अगर हम बात करेंगे तो पोलर में हम कवर करना चाह रहे हैं भारत के मैक्सिमम एरिया को, पर ऐसा कुछ नहीं है। पोलर रखने में कई सारे बेनिफिट होते होंगे शायद। बिल्कुल, ये हम बात कर रहे हैं हिंदी में। हम एनसीईआरटी पर देखेंगे प्रीति, पर अभी हम बात कर रहे हैं साइंस टेक की, साइंस टेक की। इस ग्रह का जीवन काल देखो, ग्रह का जीवन काल नहीं होता है, उपग्रह का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस साइज के ट्रांसपोंडर्स हैं
उसके अंदर एनर्जी, या हम कहेंगे कि वो किस काम के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं होगा कि लियो की कक्षा का जीवन काल कम होगा और मियो की कक्षा, जियो की कक्षा का ज्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा उपग्रह की स्पेशलिटी पर, उपग्रह की क्षमता पर। तो जीवन काल का निर्धारण कभी भी आप कक्षा के आधार पर नहीं करेंगे, उसका निर्धारण होगा उसकी तकनीकी क्षमता के आधार पर, उसकी तकनीकी योग्यता के आधार पर। बिल्कुल हम इसी में चर्चा करेंगे, इसी में सारी हम चर्चा करेंगे। नहीं, डिलीट तो नहीं करेंगे यूट्यूब पर। नीचे के एरिया को नियो भी कहते हैं। लियो, मियो और जियो में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। मेरा ये लाल बहुत गंदा सोच रहा है कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेरे लाल, तीनों का अपना अपना यूज है, कोई कम और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। तुम इतने गंदे विचार कैसे लाते हो, ज्यादा कौन कम कौन? तुम दिमाग को ये दबाव डालो ना कि लियो का मतलब ये बातें उसमें रखनी है, फिर मियो का मतलब ये बातें उसमें रखनी है, फिर जियो का मतलब, उसे हम समझेंगे ना। ज्यादा कम का महत्व नहीं होता है यहां पर, ज्यादा कम का महत्व नहीं होता। ये लियो की कक्षा दूर संवेदी उपग्रहों के लिए बहुत जरूरी है। और इसी कक्षा में हम अपने गगनयान को भी भेजेंगे। इसी कक्षा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। इसी कक्षा में अधिकतर देशों के स्पेस स्टेशन हैं। जिन देशों ने स्पेस स्टेशन बनाए हैं वो इसी कक्षा में हैं। इसी कक्षा में हमें स्पेस स्टेशन भी मिलते हैं। स्पेस स्टेशन कोई जगह नहीं होती, हम देखेंगे कि क्या होता है जब मैं स्पेस गगनयान पढ़ाऊंगा, तब स्पेस स्टेशन पर हम आएंगे। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं मियो की। अब हम बात कर रहे हैं मियो की, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मध्य कक्षा। मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ये मध्य कक्षा की बात कर रहे हैं। अब हम मियो की कक्षा की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस कक्षा की ऊंचाई 8000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। 8000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर वाला ऊंचाई वाला जो बेल्ट है, उस बेल्ट को हम कहेंगे कि वो मियो की कक्षा है। वो मियो की कक्षा है जो पृथ्वी से 8000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो बेल्ट होगा, हम उसे कहेंगे कि वो पृथ्वी की मियो कक्षा है। इस कक्षा में जो उपग्रह आएंगे उनका जो आवर्त काल होगा, वो हम कहेंगे कि 6 घंटे से लेकर 15 घंटे तक। केपलर के नियम अगर आपको याद आते हो तो केपलर साहब ने बताया था कि जो टी स्क्वायर होता है वो आर क्यूब के समानुपाती होता है। इसलिए 6 घंटे से 15 घंटे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, आवर्तकाल बढ़ता जाएगा। तो 6 घंटे से 15 घंटे के बीच का इनका आवर्तकाल होगा। तीसरा पॉइंट जो यहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर भेजे जाते हैं नेविगेशन, नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह, यहां भेजेंगे नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह। नौवहन मतलब जीपीएस के उपग्रह यही मिलेंगे। जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम के उपग्रह जो से हमें जगह का पता चलता है वो यही मिलेंगे। जो गैलेरियो हैं यूरोप वालों के उपग्रहों का सेट, वो भी यही मिलेगा। फिर जो रशिया वालों का है उसी टाइप से हम कह सकते हैं कि चीन, जापान, इन देशों के जितने भी नौवहन प्रणाली वाली बातें हैं वो यहां मिलेगी। भारत का यहां नहीं मिलेगा। मैं रीजन दूंगा कि भारत का यहां क्यों नहीं मिलेगा, हम उसे भी समझेंगे, लेकिन पहले रीजन समझते हैं। यहीं पर नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह क्यों? क्योंकि नौवहन प्रणाली में हमें 2 चीजें चाहिए। हमें सिग्नल भी दूर तक भेजने हैं, हमें फोटोग्राफ भी खींचना है। तो ऑब्वियसली अगर हमने बहुत नजदीक रख दिए तो सिग्नल कम एरिया तक जाएंगे, बहुत ऊंचाई पर रख दिए तो फोटोग्राफ अच्छे नहीं आएंगे। तो ऐसा डिस्टेंस जहां फोटोग्राफ भी ठीक ठाक आ जाए, जहां पर सिग्नल भी ठीक ठाक दूरी तक फैलाए जा सके, वो मध्य की कक्षा है। इसलिए नौवहन प्रणाली के जो उपग्रह होते हैं, जो भी नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, वो इस कक्षा में भेजे जाएंगे। तो लियो की कक्षा में दूर संवेदी उपग्रहों को डालेंगे और नौवहन प्रणाली के उपग्रह में इसी कक्षा में मिलेंगे। भारत के नौवहन प्रणाली के उपग्रह इसमें नहीं है।
हम देखेंगे जिस दिन मैं नौवहन प्रणाली भारत की बताऊंगा, तब शायद उस बात को आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बट इतना जरूर याद रखना कि भारत की नौवहन प्रणाली नेविगेशन सैटेलाइट यहां नहीं है। मैक्सिमम देशों के नेविगेशनल सैटेलाइट, फिर वो जीपीएस हो, गैलीलियो हो, वो हमें यहीं पर मिलेगा, हमें यहीं पर मिलेगा। तो पहला पॉइंट हमने देखा था लियो, अब हमने देखा मियो। 8000 से लेकर 20000 किलोमीटर, आवर्तकाल 6 घंटे से 15 घंटे, नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह होते हैं। और साथ ही साथ हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर एक मध्यम दूरी है, जहां पर सिग्नल भी और इमेज भी दोनों ठीक ठाक बन जाती हैं। सिग्नल और इमेज दोनों बेहतर होते हैं, इसमें दोनों बेहतर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मियो की कक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा होती है। जिन लोगों को नेविगेशन करना है उनके लिए सबसे बेस्ट होगी। अब हम बात कर रहे हैं, पहले डाउट देख रहे हैं फिर से। लॉन्चिंग की गति अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग कक्षाओं में लॉन्चिंग की गति अलग अलग होती है, बिल्कुल ये बात सही है। उपग्रह पॉइंट से, अगर आप उपग्रह पॉइंट से पूछ रहे हैं तो उपग्रह दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आरएस और एसआई में आए हैं, उत्कर्ष से पढ़े, धन्यवाद जिनको अगर हमारे मिल गए हैं। 2R3, बिल्कुल हम कह सकते हैं। नाभिक को हम देखेंगे, इस उपग्रह का भूमध्य रेखा से झुकाव कितना होता है। इलियास, इसका कोई झुकाव नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन मैं नौवहन प्रणाली पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये जो नौवहन प्रणाली होती है ना, ये 24 उपग्रहों का पूरा सेट होता है। ये 24 उपग्रहों का पूरा सेट होता है, जो किसी भी समय पूरी पृथ्वी का इमेज बनाकर दिखा सकते हैं, पूरी पृथ्वी का इमेज बनाकर दिखा सकते हैं। अलग अलग हिस्सों के चित्र को जोड़कर पूरी पृथ्वी का चित्र प्राप्त किया जाता है। तो ये 24 उपग्रह होते हैं। हम ये कहेंगे कि ये 24 उपग्रह, आप कह सकते हैं कि यह जो 24 उपग्रहों का सेट होता है, ये भूमध्य रेखा के साथ घूमता हुआ चलता है, पर पूरी पृथ्वी का चित्र बनाएगा। वो कहीं से भी घूमे, क्योंकि उसे एक स्थान को नहीं, पूरी पृथ्वी को बनाना है, इसलिए यहां एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी कक्षा की, जिसका नाम है जियो, जिसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसे कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थैतिक उपग्रह। आइए जरा समझते हैं इसका मीनिंग क्या है और सारी बातें क्या हैं, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी और किताब ने क्या क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो डाटा मैं दे रहा हूं, ये सारा का सारा डाटा या तो हमने इसरो से लाया है, या ये डाटा हमने नासा से लिया है। जहां जहां पर उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसे हम समझाने की बात कर रहे हैं। आइए अब हमारी बात को समझिएगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं भूस्थैतिक उपग्रहों को समझाने की, हमें गेंद देना, भूस्थैतिक उपग्रहों को समझाने की। भूस्थैतिक उपग्रहों की अगर हम चर्चा करें, आइए हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। भूस्थैतिक उपग्रह, मान के चलते हैं कि यह सूर्य है, यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। अगर हम बात करें इस सूर्य के, तो पृथ्वी और सूर्य की अगर हम चर्चा करें तो हमारी जो पृथ्वी है वो 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन आप एक और बात को अगर ध्यान से समझ पा रहे हो, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है। ज्योग्राफी में मैंने आपको यह समझाया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यह पृथ्वी लगातार घूम रही है तो हम ये जानते हैं कि इस पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो 24 घंटे में पूरा होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है। तो हमारी बात पर ध्यान देना, 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है, तो एक ऐसी ऊंचाई आती है, एक ऐसी ऊंचाई आती है केपलर के नियम के अनुसार, जब ये जो पृथ्वी जितना घूमती है उतने ही समय में ये उपग्रह भी पृथ्वी का एक राउंड पूरा कर लेता है। मतलब इस उपग्रह के द्वारा 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जाता है। अब कल्पना करो कि ये पृथ्वी ऐसी थी, ये उपग्रह यहां पर था, तो ये जो जियो की कक्षा, इसकी खासियत है भूस्थैतिक। इस शब्द को समझा रहा हूं मैं। मान लो पृथ्वी इतनी घूमी तो ये उपग्रह भी इतना घूम जाएगा, फिर ये पृथ्वी घूमी, फिर ये उपग्रह भी घूम जाएगा।
फिर ये पृथ्वी घूमी, ये भी घूम जाएगा, फिर ये घूमी उतना, ये भी घूम जाएगा। जितना पृथ्वी घूमती रहेगी ये उपग्रह भी उतना घूमेगा। तो यहां के लोग जो होंगे वो कहेंगे कि ये तो हमारे सिर पर ही है, और जितना हम घूमेंगे उतना हमें हमेशा सिर पर दिखाई देगा। इसी कारण से इस कक्षा का निर्माण किया गया है। ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें उपग्रह का घूर्णन काल, उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। मतलब इस कक्षा में जो उपग्रह होते हैं उनका आवर्त काल 24 घंटे का होता है, और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, एनसीईआरटी का डाटा है ये, एनसीईआरटी ने लगभग 36,000 किलोमीटर दिया है। तो ऐसा ही याद रखिएगा, बाकी फैक्चुअल पर ध्यान मत देना। इसलिए इसका नाम भूस्थैतिक इसलिए रखा है, भूस्थैतिक इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर होता है। अब मान लो कि हमें भारत वालों को लगातार टेलीविजन दिखाना है, सोनी मूवी पर सूर्यवंशम की मूवी दिखानी है, तो ऐसी सिचुएशन में कल्पना करो ये पृथ्वी लगातार घूम रही है, तो उपग्रह लगातार भारत को सिग्नल भेजता रहे। अब ये पृथ्वी लगातार घूमती रहेगी और जितनी गति से घूम रहा है उतनी ही गति से यह उपग्रह भी घूम रहा है। तो हमेशा ही हम कहेंगे कि ये भारत के ऊपर रहेगा, हमेशा ही भारत के ऊपर रहेगा। इसका सीधा सा असर हम ये कहेंगे कि उस क्षेत्र में लगातार इसके सिग्नल मिलते रहेंगे, उस क्षेत्र की तुलना में यह स्थिर रहेगा। इसी कारण से इसे भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं, इसी कारण से इसे भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। तो जितना, अगर एक सिंपल सी बात कहें, जियो की खासियत आवर्तकाल 24 घंटे का, मतलब पृथ्वी का घूर्णन काल और उपग्रह का परिक्रमण काल बराबर होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर, इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कर दोगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ये वो काम नहीं कर पाएगा। इससे कम कर लोगे तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, फिर वो काम वैसा नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि वो भारत पर ही रहे, इस कारण से इसी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दूर संचार वाले उपग्रह रखे जाएंगे, दूर संचार वाले उपग्रह यहां रखे जाते हैं। इसमें दूर संचार वाले उपग्रहों को रखा जाएगा जो कम्युनिकेशन में मदद करेंगे, क्योंकि सिग्नल भी ज्यादा दूरी तक कवर हो पाएंगे। और साथ ही साथ यहां ये और बात समझनी है, उस जगह पर लगातार सिग्नल दिया जाएगा जिस जगह के रिस्पेक्ट में वो स्थिर होगा। तो जियो की कक्षा की अगर हम बात करें तो जियो की कक्षा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो उपग्रह का परिक्रमण काल होगा, इसलिए किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर होगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और यहां दूर संचार वाले उपग्रह मिलेंगे। वैसे एक शब्द याद रखना, एक होता है जियो स्टेशनरी और एक होता है जियो सिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी को हम कहते हैं भूस्थैतिक और जियो सिंक्रोनस को कहते हैं भूतुल्यकारी। इनका अंतर बस यही है कि ये पृथ्वी है, तो यहां से जो परिक्रमण करने वाले होंगे हम कहेंगे कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेंगे भूस्थैतिक। और अगर उसका एंगल बदल दिया जाए, अगर उसका एंगल चेंज कर दिया जाए, तो एंगल चेंज करने पर ये जो कक्षा मिलेगी उसे कहेंगे भूतुल्यकारी, लेकिन ऊंचाई लगभग सेम होती है। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी अंतर एंगल का पड़ जाता है। जो भूमध्य रेखा के साथ कक्षा बनाएंगे उसे भूस्थैतिक हम कहेंगे, और जो किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ मूव करेगा हम ये कहेंगे कि वह कक्षा जियो सिंक्रोनस होगी। दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, हाइट में भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है, बाकी लगभग सारी बातें इसमें सेम होगी। हम ये कह सकते हैं कि सिंपली आप लोग अगर दिमाग में रखना चाहें तो ये जो उपग्रह होते हैं इनका काम होता है पृथ्वी के बराबर का परिक्रमण करना। पृथ्वी जितना घूमेगी वो भी उतना घूमेंगे।
आइए पहले डाउट देख लेते हैं। बिल्कुल इस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष रुके हुए प्रतीत होते हैं। बहुत बढ़िया इलियास। जियो 36,000 किलोमीटर एक ही जगह पर फोकस होंगे, बहुत सही। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, बहुत गहराई में चले गए, उतना जरूरत नहीं है। और फिर अगर हम बात करेंगे 36,000, लगभग 36,000 कहो, 35,000 इसमें ना जाओ। सर ये ध्रुवीय क्षेत्र का चित्र ले सकते हैं। बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र का इलियास जो चित्र लेंगे वो होंगे दूर संवेदी उपग्रह। यहां पर चित्र लेने की खासियत नहीं होगी, यहां पर खासियत होगी दूर संचार की। दूर संचार की लाइव टेलीकास्ट कैसे होता है दुर्गेश, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि लाइव टेलीकास्ट कैसे होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। फिर हम देखते हैं उसके आगे क्या होगा। मौसम की जानकारी इसी सेटेलाइट से मिलती है। इलियास हम कह सकते हैं कि इस कक्षा में हमने मौसम वाले उपग्रहों को भी भेजा है, पर हम जो मौसम की जानकारी समझना चाहते हैं वो दूर संवेदी हमारी ज्यादा मदद करेगा। लेकिन इस कक्षा में हमने मौसम वालों को भी भेजा है, जिसे हम नाम देते हैं कल्पना 1। कल्पना 1, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिसका जो मुख्य कार्य मौसम की जानकारी भारत के ऊपर लगातार निगाह रखना, इसे भी हम देखेंगे। पर आप लोग सिंपली अगर हमारी बात समझ पा रहे हो तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कक्षाओं की चर्चा भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कक्षाएं होती है जिसे ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होते हैं। लेकिन आज जो वर्गीकरण बताना था वो लियो, जियो और मियो का था। मैं शॉर्ट में सभी रिवाइज कर दे रहा हूं। अगर एक सिंपल सी बात करें तो आज हमने संस्थान देखे, इसरो, इसाक, साक, वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर, फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फिर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। फिर हमने कक्षा की बात की जहां पर भी कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये 3 प्रकार, इसका जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर है। ये दूरी के आधार पर कक्षाएं 3 प्रकार की हैं, लियो, मियो, जियो। लियो के बारे में हमने देखा 2000 किलोमीटर की ऊंचाई, ध्रुवीय कक्षा है, आवर्तकाल 90 से 180 मिनट, दूर संवेदी उपग्रह संसाधनों का आकलन करेंगे, स्पेस स्टेशन भी यही होते हैं। मियो की 8000 से 20,000 किलोमीटर, आवर्तकाल 6 घंटे से 15 घंटे, नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह होते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि सिग्नल और इमेज दोनों ही ठीक ठाक मिलती हैं। फिर जियो की कक्षा में हम कह सकते हैं भूस्थितिक उपग्रह है, घूर्णन काल परिक्रमण काल के बराबर होता है और किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर होते हैं, 24 घंटे में अपना एक राउंड पूरा करते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई और दूर संचार वाले उपग्रह मिलते हैं। भूतुल्यकारी और भूस्थितिक लगभग सेम है, बस एंगल का ही डिफरेंस आता है, एंगल का ही डिफरेंस आता है। तो आज हमने जो चर्चाएं की हैं, अभी हमने केवल कक्षाओं की शुरुआत की है। अभी हम इसमें और कक्षाओं का वर्गीकरण देखेंगे और कुछ कक्षाओं को भी समझेंगे अलग अलग आधारों पर इतनी बातें जरूर याद रखना इसमें कक्षाओं के विषय में। जीपीएस वाले सैटेलाइट नहीं है, इसलिए मियो ऑर्बिट में नहीं भेजती, जियो में भेजती है, ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत ही खूबसूरत तुमने जो रीजन दिया वही रीजन सही है। पृथ्वी भारत के द्वारा जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो इसी कारण से जियो में है, लेकिन मैं उसे फिर एक्सप्लेन करूंगा सभी को जब मैं नौवहन प्रणाली बताऊंगा। बिल्कुल सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है। अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट है। आर्यभट्ट जो नियो में था, बिल्कुल कुलदीप कह सकते हैं, जो शुरुआती कक्षा होती है, जो बहुत ही कम ऊंचाई की कक्षा होती है, उसे नियो कहते हैं, लेकिन वो केवल और केवल प्रायोगिक के रूप में होता है। 4 बजे वाली क्लास दुर्गेश अनअकैडमी पर चल रही है। 4 बजे जनरल साइंस का क्लास चलता है, बाइलिंगुअल हम चला रहे उसे अनअकैडमी पर, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। जनरल साइंस का क्लास 4 बजे चल रहा है। वैसे जनरल साइंस हम फिर से लेंगे इसी पर पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में, तब आप उसे देख सकते हैं, पर 4 बजे की क्लास चाहे तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। तब तक रिवाइज करते चलिएगा और लाइक और शेयर बढ़ाते चलिए। डिसलाइक जितने हो उसके कई गुना लाइक होते चलने चाहिए। फी को मंथली पे नहीं कर सकते हैं बबलू, फी को मंथली पे करोगे तो 7,000 रुपए मंथली पे करना पड़ेगा, उसे ईयरली 1 पे इंस्टॉलमेंट या 1 पे में ही पे किया जाएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कक्षाओं का आखिरी वर्गीकरण और हम शुरुआत करेंगे ध्रुवीय कक्षा में मिलने वाले उपग्रह और उनके अनुप्रयोग और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है भूस्थितिक कक्षा में मिलने वाले उपग्रह और उनके अनुप्रयोग नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।